दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर राजनीतिक दलों के बड़े नेता, कार्यकर्ता किसी बात को अपने ढंग से अपनी पार्टी की स्थिति के हिसाब से, अपने आग्रह पूर्वाग्रह के हिसाब से पेश करें, तो अपने जैसे देश में यह समझा जा सकता है। लेकिन अगर मीडिया के लोग, पत्रकारिता में जो लोग हैं, जो लेखक बुद्धिजीवी हैं, अगर वो अपने अपने खेमे, अपने अपने राजनीतिक दल जो उनके पसंदीदा हैं या नेता जो उनके पसंदीदा हैं, उनको ध्यान में रखकर अगर वो चीजों को पेश करें और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करें, तो मुझे लगता है कि ये समाज और इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। नेताओं के बारे में समझा जा सकता है, उनकी अपनी स्थिति होती है, इलेक्शन का उनका मकसद होता है, लोगों को अपने ढंग से पेश करते हैं, तथ्यों को लोगों के सामने, और उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक विद्वान को, एक पत्रकार को हमेशा जो सत्य है और जो तथ्य है उस पर कमिटेड होना चाहिए, उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अब आप गंगा को उल्टी दिशा में नहीं बहा देंगे ना, तो इस तरह से गलत बयानी करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बारे में आपस में जो उनके बीच में विवाद है, खासकर रिजर्वेशन को लेकर, उस पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो तथ्य हैं वो तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग ढंग से पेश किए गए हैं। भाई, फैक्ट्स फैक्ट्स है। अब 1932 में कोई घटना होती है तो वो 1936 में कैसे दिखा देंगे? 1953 में कोई घटना होती है तो उसको 1978 में कैसे दिखा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अपने यहां दिखाया जा रहा है, तो इसलिए सोचा आज मैंने दोस्तों कि कुछ चीजों पर आज मैं सफाई, मेरी सफाई नहीं है, ये इतिहास के जो तथ्य हैं उनको पेश कर दे रहा हूं, ताकि लोग ये समझ लें कि चौतरफा झूठ क्यों अपने समाज में बोला जा रहा है। लेकिन बेवजह ऐसी बातें क्यों परोसी जा रही हैं जो बिल्कुल झूठी हैं। अब जैसे सबसे पहली बात, मैं कोई फैक्ट चेकर नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन यह काम फैक्ट चेकर को भी करना चाहिए था, जो अब तक नहीं किया है। पहली बात कि जो कल से लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इसके अलावा जो अखबारों में भी लिखने वाले लोग हैं, चैनलों पे बात करने वाले लोग हैं, उनमें हमेशा एक बात आ रही है, कई जगह मैंने देखा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब जगह, लेकिन ज्यादातर जगह देखा मैंने। लोगों ने कहा कि भारत में जो रिजर्वेशन है वो एससी एसटी के लिए 10 साल के लिए केवल हुआ था, ओनली 10 ईयर्स, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी 10 ही साल चाहते थे। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि यह सरासर झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। पहली बात कि रिजर्वेशन दो तरह का भारत में हुआ। एक रिजर्वेशन वो जो नौकरियों के लिए हुआ, और दूसरा वो जो पार्लियामेंट और असेंबलीज के लिए हुआ। तो दोस्तों, जो नौकरियों के लिए जो भारत के संविधान में 15(4) और 16(4) के तहत व्यवस्था की गई, आर्टिकल 46 में भी रिजर्वेशन का है, आर्टिकल 340 में भी है, वो हम बाद में बताएंगे कि किन के लिए क्या है, कहां। लेकिन जो व्यवस्था संविधान में बनाई गई नौकरियों के लिए, उसकी कोई अवधि नहीं है। उसको 10 साल के लिए आरक्षण भारत में नहीं है, एससी एसटी का, नौकरियों का, ऐसा कहीं नहीं है। तो एक तो ये गलत बयानी जो की गई है वो बिल्कुल अक्षम्य है। लोगों को इस तरह से भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये संविधान विरोधी टिप्पणी है, संविधान में ऐसा नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 10 साल के लिए किया गया था। 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन था दोस्तों, वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में जो रिप्रेजेंटेटिव डिप्रेस्ड क्लासेस के हैं, जो दलित आदिवासी हैं, उनके मामले में था। और वो भी ये तय नहीं था कि 10 साल के बाद खत्म ही कर दिया जाएगा।
एक्चुअली उसके लिए एक प्रावधान था या डिस्कशन में जो चीज उभरी थी, एक सहमति बनी थी, सर्वसम्मति बनी थी कि रिव्यू करके आगे के लिए तय किया जाएगा कि क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, इसके हिसाब से काम होगा। यही कारण है कि आज तक वो चला आ रहा है। 10 साल के बाद चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, उसकी जगह भारत में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में ये चीज आती है, प्रस्ताव आता है, और उसके बाद सर्वसम्मति से या बहुमत से, जो भी आप कह लीजिए, आमतौर पे इस पर सर्वसम्मति हो जाती है और 10 साल के लिए बढ़ जाता है। अभी तक ये स्थिति है। तो पहला जो झूठ बोला गया वो ये कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन है, यानी रिजर्वेशन में सबको ले लिया गया, तो ये गलत बात है। एक तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, हम ये जरूर आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन का आइडिया उसका नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान उस समय अनेक ऐसे फोरम आए सामने, अनेक ऐसे डेलिब्रेशन हुए जहां एक रिप्रेजेंटेशन की बात उठी, और उसमें 1882 में ज्योतिबा फुले और विलियम हंटर, इन लोगों के बीच भी कंसीव किया गया था इस आइडिया को, रिजर्वेशन के और रिफॉर्म्स कैसे किया जाए। इसके अलावा 1909 में जो मिंटो मार्लो रिफॉर्म्स था, उसमें भी ये बात आई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई थी कि 1933 में जो कम्युनल अवार्ड आया, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन की बात थी, अलग अलग कम्युनिटीज की, डिप्रेस क्लासेस की बात भी आई थी, जिसका विरोध भी किया गया। और सच पूछे तो कमेटी में जब बहस हुई तो कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने, बल्कि ज्यादातर क्या, सभी नेताओं ने उसमें सिखों और मुसलमानों के अलावा अन्य किसी भी वर्ग या समुदाय के रिप्रेजेंटेशन को वाजिब नहीं माना था। ये एक फैक्ट है। और दोस्तों, इसके बाद जो सामने आती है बात, वो है जो बहुत जरूरी है बताना, कि इसके पहले अगर देखा जाए तो भारत में रिजर्वेशन जो आया सबसे पहला 1901 में जुलाई महीने में, और वो शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में, अपने स्टेट में उन्होंने 50% रिजर्वेशन नॉन ब्राह्मण्स को मुकर्रर किया था। तो अगर एग्जीक्यूशन की बात आए, एग्जीक्यूशन की, तो भारत में रिजर्वेशन को पहली बार नौकरियों के हिसाब से जो एग्जीक्यूट किया गया, वो शाहू जी महाराज नाम के एक जो जो राजा थे, जिनकी एक हुकूमत थी एक क्षेत्र में, कोल्हापुर में, वहां पे 50% नॉन ब्राह्मण को रिजर्वेशन दिया गया, क्योंकि उनके राज में ब्राह्मण जो है वही सारी नौकरियों पर काबिज थे। ज्यादातर पर बहुत कम लोग थे जो इक्का दुक्का लोग थे जो अन्य वर्गों के थे सरकारी उनकी नौकरी में, जो शाही नौकरी थी। तो वो उन्होंने फील किया कि ऐसा होना चाहिए, और वो बहुत प्रभावित थे। तमाम जो बड़े समाज सुधारक हैं, चाहे वो अलग अलग ढंग के लोगों से प्रभावित थे। तो ये बताना बहुत जरूरी था। इसके बाद दोस्तों, जब अलग निर्वाचक मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था, और महात्मा गांधी यरवड़ा जेल में बंद थे, और वो अनशन पर चले गए, और अनशन पर जब गए तो उनकी जान खतरे में पड़ गई, और उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पुणे पैक्ट पर सहमति जताई, और पुणे पैक्ट के तहत ही भारत में इनफैक्ट रिजर्वेशन का सरकारी तौर पे एक्सेप्टेंस की शुरुआत मानी जाती है, जो 1932 की बात है। भारत तब आजाद नहीं हुआ था, लेकिन हुकूमत, कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो लीडरशिप थी, और जो अन्य लोग थे, अन्य लोग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम शामिल करते हैं, क्योंकि वो एक पक्ष थे। तो इन सब लोगों के बीच में जो डिस्कोर्स था रिजर्वेशन को लेकर, उसमें पुणे पैक्ट एक निर्णायक, एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू के रूप में या एक फैक्टर के रूप में शामिल हो गया। और जब आज़ादी मिली हमें, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, तो उसके बाद रिजर्वेशन को अमली जामा उसी के रोशनी में पहनाया गया। तो ये जो इनिशिएटिव है, दरअसल वो माना जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पुणे पैक्ट हुआ, उसके तहत ये चीज़ें सामने आई। पुणे पैक्ट में वो पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमको अपनी बात संक्षेप में कहनी है, तो मैं सारा वो पैक्ट के सारे आपको पॉइंट्स इसमें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसी के तहत ये सामने बात आई। और जो बात ये कही जाती है कि क्या नेहरू ने
इसके पहले कुछ कह दिया था रिजर्वेशन के बारे में, तो बिल्कुल ये तथ्य विहीन बात है। रिजर्वेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने या किसी और नेता ने कांग्रेस के इस तरह की कोई बात नहीं कही थी कि वो भारत में जब आज़ाद होगा या जब लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाएगा तो वो दलित, आदिवासी या ओबीसी को रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। ऐसा कोई नहीं किया गया था। सेफगार्ड वगैरह की बात जो है वो एक अलग बात है, वो उस शब्द के अलग मायने हैं कि भाई उनके लिए हम विचार करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर। वो जो खासकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो उसके पहले जो रेजोल्यूशन एक पास किया गया था, उस रेजोल्यूशन को माना जाता है कि उसमें इन चीज़ों को शामिल किया गया था, लेकिन उसमें रिजर्वेशन का रेफरेंस नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी बताना है, जो नेहरू जी के उस चिट्ठी के बारे में है, जो एड्रेस के बारे में है, जो चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन उसमें बिल्कुल क्लियर है और उसमें ये क्लियर है कि वो रिजर्वेशन की जो धारणा नौकरियों में है उसके पक्ष में नहीं थे। और क्योंकि इन तमाम लोगों का, इवन पटेल की बात भी, सरदार पटेल भी नहीं थे, और इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप आम तौर पे नहीं थी, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही विद्वान लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे और सभी लोग अच्छे घरानों से आए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी। अच्छा, मैं कभी नहीं कहता कि इनमें कोई डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, बिल्कुल नहीं। तो इनके पास दिक्कत इनके साथ थी कि जो लोकल, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं, जमीनी स्तर पर जो जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे बहुत वाकिफ नहीं थे। जैसे कास्ट फैक्टर कितना भयानक स्ट्रांग है भारत में, छुआछूत की समझ, बल्कि महात्मा गांधी कांग्रेस के उन नेताओं में थे जो इससे सबसे अधिक इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ गए। जबकि वो तो आए थे बाहर से, वो अफ्रीका में थे और वहाँ भी उन्होंने झेला था, देखा था चीज़ों को। यहाँ भी चंपारण की जो लड़ाई हुई उसके बाद से वो लगातार जनता में रहे। तो और गोखले जो उनके गुरु थे वो भी बार बार उनको समझाते थे कि खूब घूमो, और घूमते हुए ही गांधी ने इस देश को समझा, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपिता माने गए। तो गांधी ज़्यादा समझते थे दूसरे अन्य कांग्रेस नेताओं के मुकाबले। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो टॉप लीडर्स थे वो वाकई समझ नहीं पाते थे कि जाति कितना बड़ा फैक्टर है और इसका क्या, इसके कितने आयाम हैं। तो उसको उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ इस पहलू को एड्रेस नहीं किया। और जब ये पुणे पैक्ट में बात आई तो सबने माना और फिर एक सर्वसम्मति उस पर बनी, क्योंकि अगर सर्वसम्मति नहीं बनती तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाते। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सदाशयता कहिए या उनकी उदारता कहिए कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। महात्मा गांधी जब अड़ गए कि अलग निर्वाचक मंडल हम नहीं देंगे एससी के लिए, तो उन्होंने वो स्वीकार उन्होंने किया और वो पीछे हटे। और इसके बाद यरोरा जेल का वो जो डॉक्यूमेंट है जिसको कहा जाता है पुणे पैक्ट, वो सामने आया। तो दोस्तों, ये जो चिट्ठी वाला जो प्रश्न, एड्रेस वाला जो प्रश्न है नेहरू जी का, वो एक ऐसा प्रसंग है जिसको अलग ढंग से एनालाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसका ये मतलब है, इसका ये रेफरेंस है, वो रेफरेंस है। जो भी है बिल्कुल साफ है और वो शब्द, वो वाक्य बिल्कुल साफ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, तो सिर्फ ये कांग्रेस के नेता ही नहीं, जितने आरएसएस और बीजेपी के आज के जो नेता हैं, उनके जो सबसे बड़े जो आराध्य, जिनको माना जाता है वीडी सावरकर, वो स्वयं आरक्षण के विरुद्ध थे। वो आरक्षण नहीं चाहते थे। हाँ, वो छुआछूत के विरुद्ध थे, लेकिन आरक्षण के भी पक्ष में नहीं थे, बल्कि आरक्षण को वो बिल्कुल गलत मानते थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वयं इस बारे में लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर की जो उनका पूरा का पूरा वाङ्मय है, जिसको भारत सरकार ने छापा है, उसके खंड 15 में 126वें पेज पर अम्बेडकर ने सावरकर के भाषण को कोट करते हुए कहा है, और वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि जब हिंदू महासभा एक बार एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को न केवल स्वीकार कर ले बल्कि उस पर टिकी रहे और टिकी रहे, और फिर वो आगे कहते हैं और सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर दी जाएं और इस बात को बुनियादी अधिकारों और दायित्वों में शामिल किया जाए। ये डॉक्टर अंबेडकर सावरकर के भाषण को कोट करते हुए बताते हैं कि वो कैसे आरक्षण के किसी भी विचार का विरोध करते थे। तो इसलिए, और आरएसएस और बीजेपी ने तो मंडल हो चाहे इसके पहले का कोई इशू हो, हमेशा आरक्षण का विरोध किया। तो मुझे लगता है कि मीडिया में या विद्वत जनों के बीच में आरक्षण के इस पहलू को छुपाने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमारे टॉप लीडर्स थे, चाहे वो दक्षिण के हों चाहे मध्य मार्ग के हों, यानी दक्षिणपंथी रहे हों या मध्य मार्गी रहे हों,
आरक्षण के इशू पर, सोशल जस्टिस के इशू पर वो हमेशा नाक भौं सिकोड़ते रहे और या उसको नजरअंदाज करते रहे। ये तो डॉक्टर अंबेडकर के कारण सब कुछ आया आजाद भारत में। और डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के मसले पर आर्टिकल 340 का सवाल उठाते हुए जब इस्तीफा दिया था कैबिनेट से, नेहरू कैबिनेट से, हिंदू कोड बिल ही केवल नहीं था, वैदेशिक मामले भी थे। इसके अलावा 340 आर्टिकल के एग्जीक्यूशन का मसला था, कमीशन बनाने का मसला था। इन सभी सवालों को जब अंबेडकर ने उठाया, तब जाकर 1953 में काका कालेलकर आयोग बना था। और इसके पहले हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अंबेडकर ने इस मुद्दे पर। तो फिर ओबीसी के रिजर्वेशन का रास्ता खुला, जो 1990 में डॉक्टर बीपी सिंह, प्रधानमंत्री बीपी सिंह के अनाउंसमेंट के बाद एक तरह से एग्जीक्यूशन के लिए दरवाजा उसका खुला। वो भी कोर्ट में केस गया, फिर बाद में उसको 2 साल बाद उस पर एग्जीक्यूशन हो सका। लेकिन एक बात जरूर कांग्रेस को ये क्रेडिट देना होगा कि उसी के कार्यकाल में ये एग्जीक्यूट भी किया गया। इसके अलावा एससी एसटी का रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के बाद कांग्रेस ने ही उसको भी लागू किया। तो कांग्रेस का ये जो क्रेडिट है वो देना पड़ेगा। बीजेपी अपने को कांग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकती इस मामले में। कम से कम जो भी कांग्रेस ने रिलक्टेंट ही सही या मजबूरी में ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने लागू कराया, उन्होंने आधा किया या कम किया, लेकिन किया। लेकिन आप देखिए विद्वानों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, जो अपने अपने संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी के लिए एफर्मेटिव एक्शन का कोई प्रयास नहीं करते, चाहे वो मीडिया संस्थान हो, चाहे अन्य संस्थान हो प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन जब मसला आता है इस विषय पर बोलने का, तो वो अपने अपने नेताओं को डिफेंड करने लगते हैं। दोस्तों, नेताओं को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। इतिहास को डिफेंड कीजिए, सत्य को डिफेंड कीजिए और तथ्य को डिफेंड कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।